शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल के साथ में। पहला एडिटोरियल यहाँ पर हम देखने वाले हैं दलितों से। पार्टिकुलरली ये आर्टिकल फोकस करता है कि किस प्रकार से दलित समुदाय आज के टाइम में इतना आगे बढ़ पाया है। सरकार की जो आज की नीतियाँ रही हैं वो दलितों को किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं, और यदि कोई दलित व्यक्ति अभी तक यहाँ पहुँच पाया है, इतना ऊपर उठ पाया है, तो वो आखिर किन के कारण उठ पाया है। तो मेनली यहाँ पर फोकस किया जाता है B.R. अम्बेडकर के, भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल लिखा गया है। द गोल ऑफ बिल्डिंग ए पॉपुलर दलित एजेंडा। यदि कोई पॉपुलर दलित एजेंडा कहीं पर निर्माण हो रहा है, निर्मित हो रहा है, तो उसके पीछे क्या गोल हो सकता है, इसके ऊपर यहाँ पर टाइटल लिखा गया है। तो आज का जो मॉडर्न लिबरल आइडियाज़ हैं, कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक चर्निंग, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है डेमोक्रेटिक चर्निंग। ठीक है, चर्निंग का मतलब होता है मंथन। तो इन सब बातों में जो दलित होते हैं आज के टाइम में एक वेल रिकॉग्नाइज्ड सोशल और पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। आज जो व्यक्ति दलितों का वोट ले रहा है वो चुनाव में जीत जा रहा है, जिसको दलितों का वोट नहीं मिल पा रहा है वो पिछड़ जा रहा है और ना ही वो उनके लिए काम कर पा रहा है। तो एक प्रकार से वेल रिकॉग्नाइज सोशल और पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं आज के दलित समाज। ए ट्रांसफॉर्मेशन मेड पॉसिबल अंडर द मेवरिक लीडरशिप ऑफ B.R. बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं वो केवल एक ही चीज़ के चलते चलते, और वो है क्या चीज़, अम्बेडकर के चलते चलते। यदि अम्बेडकर ने हमारे बारे में संविधान में उल्लेख नहीं किया होता तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये सारी चीज़ें हो पाती। फिर भी यदि देखा जाए ना तो अम्बेडकर का जो विज़न है कि हम जो है एलिवेट करें दलित समुदाय को। एलिवेट करना मतलब होता है ऊपर उठाना। एक इंडिपेंडेंट रिलीजियस कम्युनिटी के रूप में, या फिर इम्प्रूवाइज देयर लॉट एज द डोमिनेटिंग पॉलिटिकल फोर्स इन द डेमोक्रेटिक बैटल्स हैज़ नॉट येट बीन रियलाइज्ड। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि ये जो दलित समुदाय है वो इंडिपेंडेंट रिलीजियस कम्युनिटी के रूप में उभर कर सामने आए, या फिर वो ये चाहते थे कि कम से भी कम पॉलिटिकल फोर्स के रूप में दलित समुदाय ऊपर उभर कर के आए। अब आप खुद ही समझ लीजिए, यदि आप एक दलित समुदाय के हैं तो आपकी जाति का कोई चमार, कोई मेहतर, ठीक है, इस प्रकार से जो दलित समुदाय के लोग हैं, हरिजन लोग हैं, क्या वो ऊपर उठ कर के आए हैं? सरपंच, ठीक है, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, क्या कोई आदिवासी अभी तक प्रधानमंत्री बन पाया है? क्या कोई आदिवासी महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ऐसे हमको बहुत कम ही एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। आगे बताया जा रहा है देयर इज़ ए लूमिंग फियर। यहाँ पर हमको कुछ डर दिखाई देता है। एज द गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज़ बीन एग्रेसिव इन एडॉप्टिंग न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। आज की सरकार काफ़ी एग्रेसिव मूड में एडॉप्ट कर रही है नई नई लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, दैट ऑफन अंडरमाइन सोशल जस्टिस सेफगार्ड्स। लेकिन यहाँ पर सरकार अंडरमाइन कर दे रही है, अनदेखी कर दे रही है सोशल जस्टिस सेफगार्ड को, मतलब इमेंसिपेशन ऑफ हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज कमिटीज़। लेकिन आप इसमें जो मार्जिनलाइज्ड कमिटीज़ है उसको शामिल नहीं कर रहे हैं। फर्दर जो हिंदुत्व आइडियोलॉजिकल एजेंडा है ये कंसिडर्ड करता है इंडिपेंडेंट दलित एसर्शन। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एसर्शन, ठीक है। एसर्शन मतलब होता है दावे। एज ए चैलेंज टू द पॉलिटिक्स ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म।
The threat and surveillance against the Dalit socio-political movement have been accentuated, relegating it to a passive powerless location today. सोशल जस्टिस के लिए क्या विज़न है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। अंबेडकर ने ये रियलाइज़ किया था कि जो कॉलोनियल रिजीम है, इन्होंने ओपन कर दिए थे डोर ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन। उन्होंने जो भी आधुनिक संस्थाएं बनाई थी, उनके दरवाजे दलितों के लिए खोल दिए थे। अलग अलग जो वेरियस मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप्स हैं, उनके लिए वेलकमिंग देम टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। ठीक है, उनका वेलकम किया जा रहा है, उनका वेलकम किया जा रहा है। एक मिनट, किधर चला गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल अलाउड द अनटचेबल कास्ट्स। कॉन्स्टिट्यूट में, संविधान में कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं जिनके चलते चलते अलाउ किया गया है जो अछूत समुदाय के लोग थे, इन पार्टिकुलर टू राइज देयर ग्रीवांसेस। आप अपनी समस्या को बताइए, क्या है आपकी समस्या। संविधान में ऐसी व्यवस्था करी गई है। एंड रिप्रीमेंडेड द सोशल इलाइट लीडरशिप फॉर देयर एक्सक्लूसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टेट पावर। इसके अलावा यदि सरकार इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि वो किसी का भी शोषण कर ले रही है, तो वो दलित समुदाय का शोषण ना कर पाए, ऐसी व्यवस्था करी गई है। अंबेडकर ने ये आशा किया था दैट द पॉलिसी ऑफ जॉब रिजर्वेशन, जॉब में रिजर्वेशन मिल रहा है, दलित का रिप्रेजेंटेशन है कहाँ पर, लेजिस्लेटिव संस्थाओं में। इससे क्या होगा, इससे सब्सटेंसिव डेमोक्रेटाइजेशन मिलने वाला है। पॉलिटिकल पावर, जो पॉलिटिकल पावर है उसको डेमोक्रेटिक किया गया। इसके अलावा इंट्रोड्यूस किया गया दलित को एज ए इन्फ्लुएंशियल शेयर होल्डर इन मॉडर्न इंस्टीट्यूशन। आज के जो नए नए इंस्टीट्यूशन हैं, यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने वाले शेयर होल्डर के रूप में आज दलित काम कर रहे हैं। सेकंड नंबर की बात जो करी जाती है, उसमें अंबेडकर ने ये अनुभव पाया कि जो नॉन पॉलिटिकल पब्लिक स्पेसेस है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मीडिया, कल्चर और आर्ट और इंडस्ट्री, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी की हमें ज़रूरत है। अलाउइंग दलित टू प्ले एन इफेक्टिव रोल एज इंटाइटल्ड सिटीजन्स। यहाँ पर भी आप सब एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई मना नहीं कर सकता है, आप एंटाइटल्ड सिटीजन हैं। आगे स्टेट जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव उपाय लेगा ताकि कल्टीवेट कर सके एक सेंसिटिव पब्लिक कल्चर को एंड पनिश करे ऑफेंडर्स को, मतलब अपराधियों को, हु प्रैक्टिसाइज कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जो भी व्यक्ति जाति आधारित भेदभाव करेगा, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको दंडित करे। लेकिन हम आज के इंडिया में देखें तो ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि जो लोग हैं enjoy the profits of cosmopolitan culture without much fear of social discrimination and harassment। ऐसी आशा ये करी जाती है कि लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का, मिश्रित वाली कल्चर का, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हरासमेंट नहीं होने वाला है। अंबेडकर इस बात में भी बिलीव करते थे कि जो मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, शुड नॉट बी एडोर्ड ओनली फॉर एलिवेटिंग द अनटचेबल्स एज ए स्पेशल कैटेगरी दैट वुड रिक्वायर ए परपिचुअल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट। इसके बाद दलितों के अधिकारों की बात करी जाती है, ठीक है। अंबेडकर के सोशियो पॉलिटिकल जो दिशा निर्देश थे, इन्हीं से प्रभावित होकर के दलित इंटरवेंशन इन पब्लिक स्फेयर हैज़ बीन डिमांड सोशल डिग्निटी। पब्लिक स्फेयर में दलित इंटरवेंशन हुआ, इसके अलावा डिमांड करी गई सोशल डिग्निटी की, सामाजिक तौर पर मान सम्मान की,
इंडिपेंडेंट कल्चरल राइट्स मिलना चाहिए, पॉलिटिकल पावर मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ों की डिमांड की गई अंबेडकर की तरफ से। The affirmative action policies of the state have helped a significant Dalit section to emerge as a crucial segment of the mainstream middle class. अच्छी बात यह है कि सरकार की तरफ से भी कुछ प्रयास किए गए जिसके चलते चलते जो दलित सेक्शन है वो इमर्ज होके आया था एज ए क्रूशियल सेगमेंट ऑफ द मेन स्ट्रीम मिडल क्लास। इनको अलाउ किया गया कि आप इंजॉय करिए अर्बन लाइफ के प्रॉफिट्स को। फिर हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आती है 1980 के दशक में। ये संभव हो पाया ड्यू टू कमिटेड सपोर्ट ऑफ द दलित मिडिल क्लासेस। ठीक है, बीएसपी पार्टी को दलित मिडिल क्लासेस का सपोर्ट मिला था, इसलिए वो चुनाव में जीत पाई। फिर भी कई सारे जो सेक्शन हैं दलित के अंदर में हैव नॉट शोन सिंसियर अटैचमेंट टू द सोशल जस्टिस मूवमेंट। दलितों के भीतर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अटैच नहीं हो पाए हैं सोशल जस्टिस मूवमेंट से एंड रिमेंड हेजेमनाइज्ड बाय द कन्वेंशनल कल्चर वैल्यूज, इवन ड्रिफ्टिंग टुवर्ड पॉलिटिकल ऑप्शन कंसिडर्ड एज अनएथिकल टू द पॉलिटिक्स ऑफ द दलित इमेनिसिपेशन। सेकेंड नंबर की बात यह है, सामाजिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भी देखेंगे ना तो दलितों ने खुद को एक मुखर और स्वतंत्र विकल्प के रूप में पेश किया है। आज कई शहरों में अंबेडकर की आदमकद प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थानों पर दलितों की गरिमापूर्ण उपस्थिति का एक दृश्य चिन्ह हमको बताती हैं। इसके साथ साथ में दलित प्रभावशाली सार्वजनिक कार्यक्रम मतलब संविधान दिवस का उत्सव या क्रांतिकारी प्रतीकों की जयंती या ऐतिहासिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर सभाओं का आयोजन करते हैं ताकि सार्वजनिक जीवन में समानता और सम्मान की अपनी उन्नत भावना का प्रदर्शन हो सके। दलितों ने खुद को वैकल्पिक सांस्कृतिक मूल्यों के समर्थक के रूप में भी देखा है। दलित हैव इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स एज ए proponent of alternative cultural values and have democratized the public sphere। तीसरे नंबर की बात यह है, it is in electoral battles that Dalit have witnessed their growing marginalization। With the periodic decline of the BSP in Uttar Pradesh as commendable mainstream party, the possibility that the national regime can govern under Dalit Bahujan leadership has been derailed। तो लग रहा था कि जो बीएसपी की सरकार है केंद्र सरकार के साथ में मिलकर के दलितों के उत्थान के लिए काम करेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि बीएसपी आज के टाइम में डाउन हो गई है। महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, हालांकि दलितों द्वारा प्रभावशाली सामाजिक और राजनीतिक लामबंदियां हैं, लेकिन इनमें राष्ट्रवादी दलों विशेष रूप से केंद्र में भाजपा के प्रभुत्व को उलटने की सीमित इनके पास में क्षमता है। रियल्टीज़ की क्या बात करी जाती है, अंबेडकर के बाद दलित सक्रियता ने निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति बढ़ाई है और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र को काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक बनाया है। हालांकि पारंपरिक वर्ग और जाति के रिश्ते में बहुत सुधार उतना नहीं हुआ है। जातिगत अत्याचार, हिंसा, हमलों के बढ़ते मामले सामाजिक मुक्ति के लिए दलितों की उम्मीदों को कम करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो हम देखने वाले हैं यूक्रेन और इंडिया की रिलेशन को। ये आर्टिकल बताता है भारत को न्यूट्रल रहना है, आपको पैसिव नहीं रहना है, तटस्थ बनकर रहो, निष्क्रिय मत रहो। इंडिया शुड पुश फॉर प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन टू द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। भारत को यूक्रेन विवाद के व्यवहारिक समाधान के ऊपर जोर देना पड़ेगा। शुरुआत करी जाती है कि किस प्रकार से यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा भारत की यात्रा पर आते हैं। रूस द्वारा आक्रमण के बाद से पूर्वी यूरोपीय देशों के किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की पहली ऐसी यात्रा है जो नई दिल्ली के साथ कड़े संबंध बनाने और संघर्ष को ख़त्म करने में इंडिया की मदद लेने की तीव्र इच्छा बता रही है कि यूक्रेन चाहता है इंडिया सामने आए, थोड़ी सी तो मदद करे और शांति स्थापित हो रसिया और यूक्रेन के बीच में। अर्लियर यूक्रेन हैड पब्लिकली एक्सप्रेस्ड इट्स डिस्प्लेजर ओवर इंडियाज पोजीशन ऑन द वार। इसके पहले यूक्रेन हमसे खुश नहीं था
वार के प्रति हमारी जो भावना थी उस सबको देखते हुए। अगस्त लास्ट ईयर की बात करें, फॉरेन मिनिस्टर डाइम्ट्रो कुलेबा ने अटैक किया था इंडिया की एनर्जी परचेसेस को फ्रॉम रसिया। आप रसिया से कैसे एनर्जी परचेस कर ले रहे हैं? यदि आप एनर्जी परचेस नहीं करते और बोलते कि पहले युद्ध समाप्त करो फिर एनर्जी हम परचेस करेंगे, तो शायद ये युद्ध रुक जाता, ऐसा यूक्रेन सोचता है। उनका कहना है ये यूक्रेन के खून में इंडिया शामिल हो गया है एंड दैट कीव एक्सपेक्टेड मोर प्रैक्टिकल सपोर्ट फ्रॉम दिल्ली, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल मदद की आशा रखते हैं। लेकिन ये जो हापरोवा ने जो आवाज़ उठाई, मोर प्रैग्मेटिक व्हेन शी हैड यूक्रेन and did not want to instruct India on its energy and economic ties with other countries। लेकिन एक बात यहाँ पर बताया जा रहा है, सुश्री झापरोवा ने कहा यूक्रेन अन्य देशों के साथ अपनी ऊर्जा और आर्थिक संबंधों पर भारत को दिशा निर्देश नहीं देना चाहता है, लेकिन ये कि उसका देश एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है वो अधिक व्यवहारिक लग रहा था। युद्ध ने भारत को एक कठिन स्थिति में छोड़ दिया है। रूस एक ऐतिहासिक साझेदार है जिसके साथ भारत के गहरे रक्षा संबंध हैं और यहाँ कोई भी आसान तत्काल हमारे पास उपलब्ध नहीं था। और रूस की आक्रामकता यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। द वार हैज़ आल्सो मेड इंडिया टाइज विथ इट्स वेस्टर्न पार्टनर्स। ये जो युद्ध है इसने प्रभावित किया इंडिया के संबंधों को जो वेस्टर्न पार्टनर हैं उनके साथ में कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। एज ट्रांस अटलांटिक पावर लीड बाई अमेरिका हैव लॉन्च्ड एन इकोनॉमिक वार अगेंस्ट रसिया फ्रॉम विच इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ हैव स्टेड अवे। हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्री, इसके साथ साथ में अमेरिका ने मिलकर के बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे रसिया के ऊपर। इस कंडीशन में या तो आप अमेरिका की तरफ जाइए या तो फिर रसिया की तरफ जाइए, ऐसे बीच की परिस्थिति में भारत खड़ा हो गया था। तो आज के टाइम में इंडिया ट्राई कर रहा है कि हम जो जियोपॉलिटिक्स है उससे हम रियल पॉलिटिक्स की तरफ में थोड़ा सा प्रभावित हों। इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम रसिया की आलोचना नहीं करेंगे। इसके साथ साथ में कंटिन्यू डिफेंस और ट्रेड के रिलेशन जारी रखा रसिया के साथ में, एज वेल एज एक्सप्रेस्ड इट्स अनइजीनेस विद द वार एंड कॉल्ड फॉर रिस्पेक्टिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। वहीं दूसरी ओर युद्ध के लिए मना इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है इंडिया की तरफ से। इसके साथ साथ में जो एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हमारी जो सीमा है, चाहे वो आपकी सीमा हो चाहे हमारी सीमा हो, आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा इंडिया की तरफ से बोला गया था रसिया को। इंडिया करेंट में G20 की होस्टिंग कर रहा है, उसका अध्यक्ष बना हुआ है एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये विल बी प्रेज्ड टू डू मोर टू शो ग्लोबल लीडरशिप एंड हेल्प एंड द वार। अब ऐसे संगठनों की आपको अध्यक्षता दी जा रही है, ये काफ़ी कुछ आपको मदद करेगा ग्लोबल लीडरशिप आपको बनाने के लिए। इसके साथ साथ में ये मदद करने वाला है कैसे करके युद्ध को रोका जा सकता है। युद्ध जो चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, इसने सबको प्रभावित किया है, ना केवल यूरोप प्रभावित है, इसके साथ साथ में पूरा का पूरा वर्ल्ड प्रभावित है। There is growing consensus among countries in the global south that the hostilities should cease at the earliest। जितने जल्दी से जल्दी हो सके ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए। चाइना और जो ब्राज़ील हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को समझते हैं, इस अर्जेंसी को समझते हैं और उन्होंने ये भी हिंट दिया है कि हम प्ले करेंगे एक काफ़ी बड़ा रोल ब्रोकरिंग पीस मध्यस्थता स्थापित करने में भी हम आगे हैं, ऐसा चाइना और ब्राज़ील का कहना है। फिर इंडिया को भी इस मामले में पीछा नहीं होना चाहिए। नई दिल्ली की जो रिलेशन है वास्को के साथ में बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ में मिस जो हैज प्रोवास
विजिट है वो ये सजेस्ट करती है कि इस कीव इज़ आल्सो लुकिंग टू इंडिया टू प्ले ए बिगर रोल इन पीस मेकिंग। इंडिया की जो पॉलिसी है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, वो इसकी स्ट्रेटजी